नमस्कार मित्रों। इस वीडियो में हम जानेंगे व्याकरण एवं उसके भेद के विषय में। तो आइए सर्वप्रथम व्याकरण के विषय में जानते हैं कि व्याकरण क्या है। व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भाषा के शुद्ध रूप को लिखने, बोलने, पढ़ने और समझने में सहायता करता है। आइए इसी श्रृंखला में जानते हैं कि व्याकरण के विषय में और क्या बताया गया है। दूसरे शब्दों में भाषा की संरचना के नियम सीमित होते हैं। व्याकरण हमें भाषा के नियमों का ज्ञान करवाता है। इन नियमों को एक साथ जिस शास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है उस शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि किसी भी भाषा को सीखने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। जब हमें उस भाषा को सीखना होता है तो हमें उन नियमों को सीखना अति आवश्यक है। और उन नियमों को हम कहाँ सीखेंगे? व्याकरण के अंतर्गत सीखेंगे। अर्थात व्याकरण वह शास्त्र है जिसके अंतर्गत हम भाषा के नियमों का ज्ञान करते हैं या फिर भाषा के नियमों को सीखते हैं। और वो नियम हम क्यों सीखते हैं? क्योंकि हमें अपनी भाषा को शुद्ध बोलना, पढ़ना, लिखना और समझना सीखना होता है। तो यहाँ पर व्याकरण वह साधन है या वह शास्त्र है जो हमें अपनी भाषा के नियमों का ज्ञान कराता है, जिसके माध्यम से हम अपनी भाषा को शुद्ध बोलना, पढ़ना, लिखना सीखते हैं। तो ये था व्याकरण के विषय में। आइए जानते हैं व्याकरण के भेदों के विषय में। व्याकरण के भेदों की यदि बात की जाए तो व्याकरण के 4 भेद होते हैं। वर्ण या ध्वनि, दूसरा है शब्द, तीसरा है पद और चौथा है वाक्य। तो सर्वप्रथम हम वर्ण के विषय में जानेंगे कि वर्ण क्या होता है। यदि वर्ण की बात की जाए तो भाषा की छोटी से छोटी इकाई जिसके अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते, या ये कह सकते हैं जिसके टुकड़े किए ही नहीं जा सकते, वो हमारा वर्ण कहलाता है। तो आइए इसे हम ऐसे समझते हैं। यदि वर्ण की परिभाषा की बात की जाए तो भाषा की छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वो वर्ण कहलाते हैं। आइए इसे हम उदाहरण से समझते हैं। यदि वर्णों की संख्या की बात की जाए तो कुल 52 वर्ण होते हैं, जिसमें उदाहरण स्वरूप मैंने आपको यहाँ पर छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई से लेकर के ज्ञा तक के सभी वर्ण दिखाए हैं। ये सभी जो है वो वर्ण हैं। इन वर्णों के टुकड़े नहीं किए जा सकते। परंतु यदि हम कहें कि व्यंजनों के टुकड़े किए जा सकते हैं तो यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि जैसे यहाँ लिखा हुआ है परंतु व्यंजनों के टुकड़े किए जा सकते हैं। जैसे का जो है वो एक व्यंजन है। का से लेकर के का से लेकर के ज्ञा तक के सभी वर्ण जो है वो हमारे व्यंजनों की श्रेणी में आते हैं। तो यदि का टुकड़ा किया जाए या ये कह सकते हैं कि का को विभक्त किया जाए तो हमें स्वर रहित का और आ प्राप्त होता है, परंतु इसका कोई भी अर्थ नहीं होता है। तो यहाँ पर हमारी परिभाषा पूर्ण रूपेण सत्य सिद्ध होती है कि वर्णों के टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो ये था वर्ण के विषय में। आइए जानते हैं कि वर्णों से हमारी वर्णमाला कैसे निर्मित हुई और वो हमारी भाषा से कैसे संबंधित है, उसकी क्या उपयोगिता है हमें भाषा को सीखने के लिए, या हमारी भाषा को सीखने के लिए हम वर्णमाला को क्यों जानें। तो आइए वर्णमाला के विषय में जानते हैं। यदि वर्णमाला की परिभाषा की बात की जाए तो वर्णों का क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह ही वर्णमाला कहलाता है। वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं। आइए इसे हम ऐसे समझते हैं। यहाँ पर मैंने आपको वर्णमाला दिखाई है जो कि छोटा आ से लेकर के ज्ञा तक है और इसमें 52 वर्ण आपके समक्ष प्रस्तुत किए गए हैं। ये हमारी हिंदी की वर्णमाला है। हिंदी भाषा को सीखने के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि व्याकरण में विभिन्न नियम बनाए गए हैं, तो उन नियमों को सीख कर ही हम अपनी भाषा को सीख सकते हैं। तो यहाँ पे जब हमें हिंदी भाषा सीखनी होती है तो सर्वप्रथम हमें वर्णमाला का ज्ञान होना अति आवश्यक है। तो आ से लेकर के ज्ञा तक के सभी वर्ण जो है वो हमारी वर्णमाला की श्रेणी में आते हैं। जैसा कि हम वर्ण के बारे में पढ़ रहे हैं, यदि वर्ण के भेदों की बात की जाए तो वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। यहाँ हम उसकी संख्या के विषय में भी जान लेते हैं। तो आइए, वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। यदि स्वरों की संख्या की बात की जाए तो स्वरों की संख्या 11 होती है और 2 अयोगवाह भी होते हैं, इसमें अंग और आह। और यदि व्यंजन की बात की जाए तो व्यंजन हमारे होते हैं यहाँ पर 25, जो कि हमारे स्पर्श व्यंजन के नाम से या वर्गीय व्यंजन के नाम से जाने जाते हैं।
वर्गीय व्यंजन इन्हें क्यों कहा जाता है? आइए इसे समझते हैं। का से लेकर के अंगा तक के जो वर्ण हैं, ये पांचों वर्ण एक वर्ग का निर्माण करते हैं। उस वर्ग को कवर्ग के नाम से जाना जाता है। चा से लेकर के इया तक के सभी वर्ण चवर्ग का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग ये सभी स्पर्श व्यंजनों की श्रेणी में आते हैं। इसलिए इन्हें वर्गीय व्यंजनों की श्रेणी में रखा गया है या फिर वर्गीय व्यंजन कहा जाता है और इनकी संख्या 25 होती है। आइए जानते हैं अन्य व्यंजनों के बारे में। या, रा, ला, वा ये अंतस्थ व्यंजन है। इनकी संख्या 4 होती है। शा, सा, शा, हा ये ऊष्म व्यंजन है। इनकी भी संख्या 4 होती है। आइए अन्य व्यंजनों के बारे में जानते हैं। छ, त्र, ज्ञा, श्रा ये संयुक्त व्यंजन हैं और इनकी संख्या भी 4 होती है। उसके उपरांत जानते हैं उच्छिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन के बारे में। जैसे अब जब हम पेड़ लिखते हैं तो पेड़ में जो ड़ा आता है वो यहाँ पर हमारा उच्छिप्त व्यंजन है और ये हमारा है ड़ा। ठीक है, तो ये दोनों व्यंजन हमारे उच्छिप्त व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। यदि हम स्वर और व्यंजनों को शॉर्ट में देखना चाहते हैं कि उनकी क्या संख्या होती है, तो आइए उसे हम यहाँ देखते हैं। हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? 52 वर्ण होते हैं। यदि स्वरों की संख्या की बात की जाए तो 11 स्वर होते हैं। अयोगवाह 2 होते हैं। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं। ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं तथा उच्छिप्त व्यंजन 2 होते हैं। तो यहाँ पर ये हुए हमारे 52 वर्ण जिनसे हमारी वर्णमाला बनी हुई है। इसी श्रृंखला में हम जानते हैं कि हमने जब अभी परिभाषा पढ़ी थी तो उसमें बताया गया था कि हिंदी की जो वर्णमाला है वो वर्णों का क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह है। तो वर्णों का क्रमबद्ध समूह किस प्रकार से है, आइए जानते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे छोटा आ लिखा है, उसके बाद बड़ा आ, फिर छोटी ई, फिर बड़ी ई। तो ये क्रमानुसार लगे हुए हैं और ये क्रम इनको किसने दिया है? भाषा वैज्ञानिकों के द्वारा ये स्थान इनको दिया गया है। तो जब भी कोई वर्णमाला सीखता है या यूँ कहें कि जब भी कोई छोटे बच्चे जो है वो वर्णमाला को सीखते हैं तो इसी क्रम में उन्हें वर्णमाला को सीखना होता है। तो ये था हमारा हिंदी वर्णमाला के विषय में। आइए इसके बाद हम जानते हैं कि पद किसे कहते हैं और शब्द किसे कहते हैं तथा वाक्य किसे कहते हैं। आइए उसके विषय में भी थोड़ा जान लेते हैं। व्याकरण के भेद में हमने जाना वर्ण के विषय में तथा वर्णमाला के विषय में, जो कि वर्ण जो है वो हमारा व्याकरण का पहला भेद था। आइए अब व्याकरण के दूसरे भेद के विषय में जानते हैं। तो यदि व्याकरण के दूसरे भेद की बात की जाए तो वर्णों का ऐसा समूह जिसका अर्थ सार्थक हो उन्हें शब्द कहते हैं। इसे हम आइए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि वर्णों का ऐसा समूह जिसका अर्थ सार्थक हो। तो वर्णों का समूह यहाँ पर दिया गया है। जैसे देखिए दिया गया है घा वर्ण है और रा भी वर्ण है। इन दोनों को मिला करके एक सार्थक अर्थात जिसका अर्थ हो ऐसा शब्द बनता है घर। ठीक है, घर, भवन जहाँ हम रहते हैं, निवास करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला है हमारा महक। माँ, हा और का, तो ये सभी क्या है? माँ, हा और का ये सभी वर्ण हैं। इनका मेल होने पर महक शब्द बनता है। ठीक है, अर्थात जिसका मतलब होता है खुशबू। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमें सार्थक शब्द प्राप्त हुए, घर, महक। इसी प्रकार से कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो मात्रा रहित होते हैं, परंतु कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो मात्रा युक्त होते हैं। जैसे कि हमारा यहाँ पे दिया गया है माता। देखिए किस प्रकार से माता शब्द बना है हमारा। माँ में बड़े आ की मात्रा, ता में बड़े आ की मात्रा, तो ये हमारा बना है माता शब्द। उसके उपरांत पा में छोटी की मात्रा, फिर ता में बड़े आ की मात्रा, ये हो गया हमारा पिता। तो यहाँ पे हमें कुछ सार्थक शब्द मिले, घर, महक, माता, पिता। इन्हीं शब्दों को शब्दों की श्रेणी में रखा गया है क्योंकि इन सभी के अर्थ हैं या फिर ये सार्थक हैं। इस प्रकार से हमारी जो परिभाषा है पूर्ण रूपेण सत्य सिद्ध होती है। वर्णों का ऐसा समूह जिसका अर्थ सार्थक हो या जो अपना स्वयं में कुछ अर्थ लिए हो वो हमारे वो हमारे शब्द कहलाते हैं। आइए इसके बाद पद के विषय में जानते हैं जो कि व्याकरण का तीसरा भेद है। जब तक शब्द का प्रयोग वाक्य में नहीं किया जाता तब तक वह शब्द कहलाते हैं। जब शब्द का प्रयोग वाक्य में किया जाता है तो वे पद बन जाते हैं।
तो यहाँ पर ये बताया गया है, जिस प्रकार से अभी मैंने आपको ऊपर शब्द पढ़ाए थे, देखिए इसमें घर, महक, माता, पिता, तो ये जब पृथक है बिल्कुल, मतलब कि अलग हैं, तो ये शब्द की श्रेणी में आएंगे। जैसे ही इनका उपयोग वाक्यों में कर दिया जाएगा तो ये पद की श्रेणी में आ जाएंगे। आइए जानते हैं कैसे, एक उदाहरण के माध्यम से। गंगा भारत की पवित्र नदी है, तो इसमें जो गंगा है उसे एक पद प्राप्त हो गया। अब वो पद कौन सा प्राप्त हुआ? जैसा कि हम जानते हैं कि गंगा जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, या गंगा को संज्ञा पद प्राप्त हो गया। उसके उपरांत गंगा एक कर्ता भी है, तथा गंगा जो है वो एक स्त्रीलिंग शब्द है, तो यहाँ पर गंगा को पद प्राप्त हो गया, तो क्योंकि वो एक वाक्य के साथ जुड़ गया है। ठीक है, गंगा शब्द जो है वो वाक्य के साथ जुड़ जाने के कारण उसे एक पद प्राप्त हो गया। इसी श्रृंखला में आइए अन्य उदाहरणों के माध्यम से पद के विषय में समझते हैं। तो आइए देखते हैं। मोहन कोई कार्य कर रहा है, तो यहाँ पर मोहन जो है वो एक, मोहन को पद प्राप्त हो गया है, तो यहाँ पर मोहन को संज्ञा पद प्राप्त हुआ है सर्वप्रथम। फिर मोहन एक कर्ता है, उसके उपरांत मोहन जो है वो पुल्लिंग शब्द है, तो यहाँ पे मोहन को शब्द ना कह करके पद नाम से पुकारा जाएगा। ठीक है, तो ये था पद के विषय में। आइए व्याकरण के चौथे भेद की ओर चलते हैं। व्याकरण का चौथा भेद है वाक्य। यदि व्याकरण के चौथे भेद की बात की जाए, जो कि हमारा वाक्य है, उसके विषय में जान लेते हैं। शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं, जिसका कोई अर्थ निकलता हो। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब वर्ण मिलते हैं तो शब्दों का निर्माण होता है या शब्द बनते हैं, और जब शब्द मिलते हैं तो वाक्य का निर्माण होता है, और वाक्यों के माध्यम से हम अपने भावों और विचारों को दूसरों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो शब्द, वाक्य और वर्ण जो भी हमारे बने हैं वो किससे बने हैं? वो भाषा के माध्यम से बने हैं या लिपि के माध्यम से बने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये बताया गया है कि शब्दों के सार्थक मेल से, अर्थात किसी भी वाक्य को जब उनमें शब्दों का प्रयोग किया जाए तो उस वाक्य का कुछ सार्थक अर्थ, अर्थात कुछ अर्थ निकलना चाहिए। वो वाक्य जो है खुद में अर्थ लिया हुआ हो। निरर्थक वाक्य का कोई भी अर्थ नहीं निकलता है, और निरर्थक वाक्यों के माध्यम से हम अपने मन के भाव और विचारों को दूसरों के समक्ष प्रस्तुत भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। बालक पढ़ता है, तो बालक पढ़ता है यानी इस वाक्य के माध्यम से बताया जा रहा है कि कोई बालक है वो पढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक अगला वाक्य दिया गया है, हम रोटी वोटी नहाता है, खाता है। ठीक है, तो ये जो है वो निरर्थक वाक्य है, क्योंकि इसमें ना ही सही प्रकार से क्रिया का उपयोग किया गया है, ना ही शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो ऐसा वाक्य निरर्थक वाक्य है, इससे कोई भी अर्थ नहीं निकल रहा है, इसलिए ये वाक्य निरर्थक वाक्य की श्रेणी में रखा जाएगा। तो इस वीडियो में हमने जाना व्याकरण एवं उसके 4 भेदों के बारे में, जिसमें से पहला भेद था वर्ण, दूसरा भेद था शब्द, तीसरा भेद था पद, और चौथा भेद था वाक्य। इसकी विस्तृत जानकारी के लिए देखिए हमारा अगला वीडियो।